आज हम लोग सीटेट का एक सब्जेक्ट है जिसको ईवीएस बोलते हैं। ईवीएस से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ईवीएस का भी दो पार्ट है। ईवीएस भी 30 नंबर का आएगा, 15 नंबर का पेडागोजी रहेगा जो शिक्षा शास्त्र है वो, और 15 नंबर का आएगा सिर्फ ईवीएस। क्या क्या बोल रहे हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले में मैं यहाँ पे लिखी हूँ करनाम मलेश्वरी, जो कि क्या है, एक लड़की है ना, एक लेडीज है जो करनाम मलेश्वरी, एक नाम है एक लड़की का। और वो क्या करती है, वो वेट लिफ्टिंग करती है। वेट लिफ्टिंग मतलब जैसे लड़के लोग या लड़कियां सब जिम जाते हैं, है ना, तो कुछ वजन चीज को उठाते हैं ना। लिफ्ट मतलब क्या हो, लिफ्ट मतलब होता है उसको उठाना, है ना, डंबल वंबल जो उठाते हैं वैसी वाला वेट लिफ्टिंग। तो वो उसका जो मैक्सिमम वो कितना तक वेट लिफ्ट कर सकती है, 130 किलो का, ठीक है, जो लड़की है वो। और उसका जन्म स्थान कहाँ है, वो कहाँ की है, वो आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश लिखा है ना। अब हम इसको कैसे याद करेंगे कि ये आंध्र प्रदेश हमको याद करना है करके, ऐसे याद करेंगे क्योंकि आंध्र प्रदेश में बालाजी है। बालाजी घूमने का जगह है ना, जो हमारे पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा, क्या बोलना चाहिए, सबसे ज्यादा चढ़ावा वहीं चढ़ता है, बालाजी में, है ना। तो वो कहाँ है, वो आंध्र प्रदेश में। आपको बोलना नहीं है क्योंकि हम बहुत सारा चीज अभी पढ़ेंगे। बाला लिखना है यहाँ पे, बालाजी, ठीक है। ये कोई तीर्थ स्थान है, बालाजी है, ऐसा हमको याद रखना है, ठीक है। अब आपको, मेरे को लगता है कि इसको भूलोगे नहीं आप। बालाजी से क्या याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश, है ना? हाँ, ऐसे याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं। अब ये जो करनाम मलेश्वरी है, इन्होंने जो 29 इंटरनेशनल मेडल जीता है, कितना जीता है, 29, 29 हमको याद है, ठीक है। 29 इंटरनेशनल मेडल जीता है, जिसको हिंदी में अंतरराष्ट्रीय पदक भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, इन लोग कितने बहन है, इन लोग 4 बहन है। कितने बहन है, 4 बहन है, ठीक है। और ये 4 बहन भी क्या प्रैक्टिस करते हैं, वो भी वेट लिफ्टिंग का अभ्यास करते हैं। मतलब जो 4 बहन है उन लोग भी क्या करते हैं, वेट लिफ्टिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, अपनी बहन के टाइप का बनेंगे करके सोच रहे हैं आप, ठीक है। ऐसे हमको याद रखना। और इनके जो पिताजी हैं, वो पिताजी क्या थे, पुलिस कांस्टेबल थे। अभी तो रिटायर होंगे होंगे, है ना। तो इनके पिताजी का जो काम है वो क्या था, पुलिस कांस्टेबल थे वो, ठीक। तो आप कितना याद रख पाते हैं और एग्जाम में कितना उसको दोबारा से याद करके, इससे रिलेट करके, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सब पढ़ने के बाद है ना, तो आपको याद रखना चाहिए ये सारी चीजें जो मैं अभी बताऊंगी। क्योंकि मैं वही वही चीज को निकाल के लाई हूँ, क्योंकि जो मैं पढ़ी थी और जो एग्जाम में आया था उसको मैं अलग से नोट कर करके रखी हुई थी। मैं वही चीज को पढ़ा रही हूँ आपको, एकदम सेलेक्टेड चीज पढ़ा रही हूँ आपको। 10 बुक को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं। ये तो आ गया ना आपको समझ में, एक लड़की है जिसका नाम क्या है, करनाम मलेश्वरी, जो 29 इंटरनेशनल मेडल जीती है, और वो कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की, है ना। उसको हम बालाजी से याद रखेंगे। और उन लोग कितनी बहन है, 4 बहन है, ना? तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। उनके पिता जो है वो क्या है, पुलिस कांस्टेबल है। उनकी 4 बहनें भी जो है वो क्या कर रही है, वो भी वेट लिफ्टिंग का अभ्यास कर रही है। और एक बार वेट लिफ्टिंग 130 किलो तक का वो उठाती है, ठीक है। ऐसा हमको याद है। यहाँ पे दूसरे नंबर में आते हैं, मधुबनी पेंटिंग। तो मतलब मधुबनी क्या है, एक पेंटिंग का टाइप है। अब वो क्या है उसको हम देखते हैं, ये हम याद रखेंगे। जैसे मधुबनी से ही हम नाम याद रख सकते हैं। अब ये देखिए, बिहार में एक जगह का नाम मधुबनी है। अब जैसे कोई जगह का नाम है और वहां का जो चीज फेमस है उसको वही नाम से जानते हैं, है ना। जैसे कि कोई भी चीज फेमस, जैसे यहाँ का समोसा बहुत अच्छा है, वहां का क्या बोलते हैं, कुछ कचौड़ी अच्छा है, वहां का जलेबी अच्छा है ना। इमरती जलेबी बोल देते हैं, है ना, इस टाइप का। तो वैसे ही हमको क्या है, बिहार, हमको ये याद रखना है, बिहार में एक जगह है जिसका क्या नाम है, मधुबनी नाम है, ठीक है। उसी के नाम पे ये पेंटिंग का नाम भी क्या पड़ा है, मधुबनी पेंटिंग पड़ा है, ठीक है। ये याद रखना है हमको। और यहाँ पे क्या लिखा है, आटे आटे में कलर मिलाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आटे में कलर मिलाया जाता है, मतलब यही सबको पता चल रहा होगा कि ये नेचुरल चीजों से बनता है, ये कोई केमिकल या मिलावटी कलर इस टाइप का नहीं रहता, ठीक है। हमको ये याद रखना है। सबसे पहले ये याद रखना है, मधुबनी मतलब कहाँ का है, वो बिहार का कोई जगह का नाम मधुबनी है, और उसी के नाम से यहाँ पे इसका नाम मधुबनी पेंटिंग पड़ा, ठीक है। और आटे में कलर मिलाया जाता है। अब कलर कौन सा कलर, वो भी नेचुरल कलर। कलर कैसा, यहाँ पे देखिए, नील, हल्दी। नील से कौन सा कलर बनेगा, नीला कलर, है ना। एक पेड़ आता है ना जिसको स्याही का पेड़ बोलते हैं, नीला नीला उसका फल रहता है, उसको दबाने से इंक जैसा निकलता है ना, तो वही वाला नील, है ना। और हल्दी, हल्दी से पीला कलर बनता है। सेम वैसी क्या है, बहुत सारे फूल का अलग अलग कलर रहता है, तो फूल और पेड़ से जो कलर बनते हैं उसी कलर का उपयोग इस पेंटिंग को बनाने में किया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक तरीके से बनता है, ये नेचुरल तरीके से बनता है, ठीक है। अब देखिए, इसी को एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा मधुबनी पेंटिंग के बारे में कि मधु पेंटिंग जो कला है वो कौन से राज्य का है, ये पूछ देगा, है ना।
और तो आपको बता बोल देगा कि छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, है ना, ये सब बोल देगा। मध्य प्रदेश तो कौन सा था, आपको एक बार मैं बोलूंगी कि बिहार का ही, मेरे को पता है कि बिहार का है, ठीक है, ऐसे हम उसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब मधुबनी पेंटिंग समझ में आ गया। करनाम मल्लेश्वरी जो कि एक लेडी है ना, वो समझ में आ गया, उसके उसके जीवन के बारे में क्या क्या हुआ उसके जीवन में, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं एक चीज और, उत्तराखंड। उत्तराखंड को हम यूके भी बोल देते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखना, इसको फूलों की घाटी या जिसको इंग्लिश में फ्लावर वैली बोलते हैं। फूलों की घाटी इसीलिए बोलेंगे क्योंकि वहाँ फूल बहुत प्रकार के होंगे, है ना, पूरे फूलों का बगीचा होगा, बागान होगा, इसलिए तो फूलों की घाटी, पूरी एक घाटी है बोल रहा है फूलों की, है ना। तो फूलों की घाटी को क्या बोलते हैं, कौन सा जगह है फूलों की घाटी, जहां आएगा, या फ्लावर वैली हो सकता है, हिंदी में फ्लावर वैली लिख दे, है ना, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों नाम लिखी हूँ कि फूलों की घाटी बोलेगा या तो फ्लावर वैली भी बोल सकता है वो। तो कौन सा जगह है वो, उत्तराखंड। क्या है, उत्तराखंड, हमको ये याद रखना है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी अब जहाँ इतने सारे फूल हैं वहां फूल का कुछ तो उपयोग करेंगे ना उन लोग, है ना। जहाँ जो चीज जनसंख्या, तो किसी भी चीज का, कोई भी सामान का संख्या जहाँ ज्यादा होता है, आदमी उसी चीज से नया चीज बनाने का सोचता है। इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं ना, पैसा कमाने के लिए, है ना। तो अब उनको ये पता चल गया, अरे हमारे उत्तराखंड में जो उत्तराखंड के निवासी हैं, उन लोग को ये पता चलेगा कि यहाँ तो फूल का घाटी है, पूरे फूल ही फूल है, अलग अलग प्रकार के फूल है, हर कलर के फूल है ना। तब उन लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग, फूलों का उपयोग क्या करते हैं, कपड़ा को डाई करने में किया जाता है, ठीक है, एक रंग से दूसरे रंग में रंगने के लिए। अब कलर, कपड़े को डाई करना मतलब क्या है, कपड़ा एक कलर है, डाई करेंगे तो दूसरे कलर में हो जाएगा ना, ठीक है। तो जैसे कि कपड़ा, कोई व्हाइट कलर का कपड़ा है और उसको रेड कलर करना है, तो रेड कलर का फूल को जो भी प्रोसेस रहता होगा उन लोग का डाई करने का, है ना, तो फूल का उपयोग करके उसमें लाल, हरा, पीला, नीला, गुलाबी, कुछ भी कलर उन लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको दो चीज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। उत्तराखंड, उत्तराखंड को क्या बोलते हैं, फूलों की वैली बोलते हैं या फूलों की घाटी बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ फूल बहुत ज्यादा है, इसलिए फूल से कलर निकलता है और वो कलर का उपयोग कपड़े में कलर करने के लिए, कपड़े में टाई करने के लिए होता है, ठीक है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। और सेम ऐसे मधुबनी में भी फूल का उपयोग हुआ था, लेकिन ये कपड़े से रिलेटेड नहीं, कपड़े में कलर नहीं था, इसका था मधुबनी पेंटिंग था, है ना। ये हमको डिफरेंस करके याद करना है इसको। तो इतना समझ में आ गया ना आपको यहाँ तक का, ये पूरा। हाँ, अब हम आते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश। अब हमको कंफ्यूज नहीं होना है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती थी दोनों में, है। तो हम उसको ऐसा याद रख सकते हैं। अब पहले मैं इसको बता देती हूँ उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश मतलब जैसे हमारे छत्तीसगढ़ से कंपेयर करते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत सारे अलग अलग शहर है ना, बिलासपुर है, रायपुर है, मुंगेली है, रायगढ़ है, जशपुर है ना, अलग अलग है ना। तो सेम वैसे ही उत्तर प्रदेश जो हमारा क्या है, एक स्टेट है, उसके अंदर बहुत सारे हमारे सिटी है ना, जैसे कि यहाँ पे क्या है, कन्नौज, ये कोई क्या है, कौन सा जिला है, ये कन्नौज जिला है। जैसे हमारा बिलासपुर जिला है छत्तीसगढ़ के अंदर, वैसे ये क्या है, कन्नौज जिला, ठीक है। तो हमको बस इसको भी याद रखना है, कन्नौज को, और हमको इसको भी याद रखना है, उत्तर प्रदेश को, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, कन्नौज जिला और उत्तर प्रदेश, ये दोनों जो है वो किस चीज के लिए फेमस है, इत्र बनाने के लिए, ठीक है। जो मुस्लिम लोग जिसको यूज करते हैं इत्र को, है ना। और परफ्यूम बनाने के लिए, परफ्यूम तो सबको यूज करते हैं, इत्र बनाने के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए। और केवड़ा मतलब क्या होता है मैं भी नहीं जानती हूँ, है ना। तो केवड़ा बनाने के लिए और गुलाब जल बनाने के लिए, इतना नाम आपको याद रखना है। और यहाँ ये सारी चीजें कहाँ बनती है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ, कन्नौज जिला में। कन्नौज जिला में क्या क्या बनता है, इत्र बनेगा, इत्र और परफ्यूम दोनों सेम सेम है ना। केवड़ा है और गुलाब जल है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद है बेलवानिका गांव। बेलवानिका गांव कहाँ है, कर्नाटक में। कर्नाटक मतलब यही साउथ का बात है ना। और सेम वैसे ही आंध्र प्रदेश, ये भी साउथ में ही है ना, साउथ तरफ ही है ना। ये आंध्र प्रदेश जो है ईस्ट तरफ है, ईस्ट में। इंडिया का मैप को आप देखोगे तो इस साइड में, इंडिया का मैप इस साइड में, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है ना। और कर्नाटक भी इसी के आसपास ही है ना। तो हमको ये याद रखना है कि कर्नाटक में एक गांव है जिसका नाम क्या है, बेलवानिका गांव, है ना। अब मैं देखिए, मैं कुछ कुछ चीज को इसीलिए उठा के लाके आपको लिख के यहाँ पे बता रही, क्योंकि ये सारी चीजें हमेशा एग्जाम में पूछा है। जब मैं खुद टेस्ट दिलाती थी तो हमेशा इसी के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन घूमते रहता था, घुमा घुमा के देता था। अभी बहुत सारा चीज और पढ़ना है ना, ऐसे ही मैं बहुत सारा और अलग अलग चीज आपको मैं बताते जाऊंगी, ठीक है। हाँ, तो इसमें ना ऐसे कुछ वो नहीं है, बस आपको ना इसको अच्छे से दिमाग में बस बैठाना है कि क्या चीज किससे रिलेटेड है। अब आपको इसको कंफ्यूज नहीं होना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में दोनों में, क्योंकि दोनों ऊ से है ना। तो उत्तराखंड को यूके भी बोलते हैं, क्योंकि उत्तराखंड, खंड मतलब के से शुरू हो रहा है, ख, ठीक है, इसलिए। अब हम ऐसे भी याद रखेंगे उसको। खंड मतलब क्या होता है, खंड मतलब हिस्से में बांटना, है ना। तो उसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे फूलों की घाटी है,
तो फूलों का घाटी बना हुआ है, तो एक टाइप का फूल को एक एरिया में लगाते होंगे, फिर दूसरे टाइप का फूल को उसके बगल एरिया में लगाते होंगे, है ना, खंड खंड बना दिए होंगे फूल का वैली। ऐसे हम उसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, तब आप उसको याद करते हो। जहां खंड है मतलब समझ लो फूलों का खंड है, वो फूलों की घाटी है समझ लो, ठीक है। और जो बचा उत्तर प्रदेश, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, कन्नौज जिला, इत्र, परफ्यूम, केवड़ा और गुलाब जल, ठीक है। हमको ऐसे याद रखना है। तो इतने में कोई डाउट है जी आपको? इतना तो आ गया होगा आपको समझ में। इसको बस ना आपको याद करना है, बस अब इसको एक ही चीज ही मैं बोल पाऊंगी कि इसको बस आपको अपने दिमाग में बैठाना है ये सारा चीज को, और हम उसको एक दूसरे से रिलेट करके ही उसको हम पढ़ पाएंगे। जैसे करना, करनाम मलेश्वरी है, जैसे इसके इनमें नाम ही आ गया है ना, करनाम, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं करनाम मलेश्वरी, मतलब कोई एक लड़की, उसके जीवन गाथा के बारे में बात हुआ है कि क्या क्या है। फिर एक पेंटिंग के बारे में बात हुआ है, वो पेंटिंग में क्या क्या बोला है। फिर एक फूलों की घाटी के बारे में बात हुआ है, वो कौन से जगह में है। उसके बाद इत्र परफ्यूम के बारे में बात हुआ है, वो कौन से जिले में या कौन से शहर में वो बहुत ज्यादा बनता है ना। और एक गांव है, जो गांव कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, कौन सा, बेलवाने का गांव, ठीक। हम ऐसे इसको याद। हम अगला यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे गिजुभाई बढेका या बधेका बोल सकते हो, है ना। गिजुभाई जी के बारे में बात हो रहा है, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ये क्या है, ये जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, गिजुभाई से नाम से ही पता चल रहा है कहाँ के हैं, गुजरात के हैं, है ना। गुजरात में रहते हैं ये। बच्चों को कहानी सुनाते हैं। दीवा स्वप्न नाम का बुक लिखा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या नाम का बुक लिखा हुआ है, कौन से नाम का पुस्तक लिखा है इन्होंने, दीवा स्वप्न, ठीक है। हाँ, दीवा स्वप्न। अब यहाँ पे देखते हैं, ये छोटे बच्चे के एजुकेशन के बारे में, उनके पढ़ाई के बारे में काफी काम किए हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी काम किए हैं, तो ऑब्वियसली बात अपना सहयोग कुछ ना कुछ दिए होंगे, है ना, बच्चों की पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। अब हम कुछ चिड़िया के बारे में बात कर लेते हैं। चिड़िया के बारे में कुछ फैक्ट को हम जानते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले इंडियन रॉबिन, जिसको हिंदी में बोलते हैं नील पक्षी, ठीक, इंग्लिश में बोलेंगे इंडियन रॉबिन। दोनों नाम आ सकता है एग्जाम में, इंडियन इंडियन रॉबिन भी बोल सकता है और नील पक्षी भी बोल सकता है, या दोनों एक साथ लिख के दे सकता है ना। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या करता है वो, रोड के किनारे और पत्थरों के बीच में अंडे देती है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, है ना, कि कौन सा ऐसा पक्षी है, उस पक्षी का क्या नाम है जो रोड के किनारे और पत्थरों के बीच में अंडे देती है। तो कौन सा पक्षी है वो, नील पक्षी या इंडियन रॉबिन, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा, है ना। तो इंडियन रॉबिन को हमको कैसे याद रखना है, वो हमेशा, नहीं तो हमेशा आप चिड़िया लोग को क्या करोगे, हमेशा घोंसले में अंडा देते हैं, है ना, पेड़ में घोंसला बनाते हैं उसमें अंडा देते हैं, ये हम सुने हैं। लेकिन नील पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा या तो रोड के किनारे में या तो कुछ पत्थरों के बीच में जाके क्या करती है, वो अपने अंडे देती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम कोयल का बात करते हैं। कोयल इतनी ज्यादा होशियार है, अब देखना वो क्या करती है, कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले पर देती है, ठीक है, उसको, और क्या करती है, और कौवा कौवा बेवकूफ रहता है, कौवे को तो पता नहीं है ना, वो क्या सोचता है, अरे मैं अंडा दिया हूं करके, वो क्या करता है, वो उस चिड़िया के कौवे को, चिड़िया जो के जो अंडा है, चिड़िया के अंडे को कौवा जो है वो अपना अंडा है करके उसको अच्छे से पालन पोषण करता है उसका, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौवा जो है अपना अंडा समझकर पालता है उसको, है ना। और कोयल मस्त चुपचाप क्या करती है, कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है, बढ़िया, ठीक है, और फिर वो निश्चित हो जाती है। और वो इसलिए ऐसे करती है क्योंकि जो कोयल का जो अंडा है और जो कौवे का अंडा है वो क्या होता है, सेम सेम होता है ना, दोनों के अंडों में बहुत कम अंतर होने के कारण ऐसा होता है ना, इसलिए तो कोयल को समझ में आ जाता है हम दोनों के बच्चे, तो अंडा जो है वो सेम सेम दिखाई देता है, हाँ, इसलिए वो ऐसा कर देती है, ठीक है। तो हमको नाम याद रखना है, कौन, कोयल और कौन, कौवा, है? हम ऐसे याद रख सकते हैं, कोयल जो है बहुत मीठा बोलती है, उसके अपोजिट जो काव काव बोलता है वो कौन है, कौवा है, हमको ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है पक्षी। पक्षी घोंसले का उपयोग अंडा देने के लिए करती है, मैं शॉर्ट में लिखी हूँ, है ना, पूरे पूरे नहीं लिखी हूँ। पक्षी घोंसले का उपयोग अंडा देने के लिए करती है, और उसके बाद अंडा जैसी देती है उसके बाद वो छोड़ के चल देती है, ठीक है। ये है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो आंख वाला भी मैं बताने वाली हूँ, है ना। चिड़िया दोनों आंखों से अलग अलग ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकती है। जैसे हम क्या करेंगे, जैसे मेरे को ये पेन को देखना है, तो मैं यहाँ पेन को रख के मैं क्या कर रही हूँ, अपने दोनों आंख को मैं एक तरफ फोकस कर रही हूँ ना, ऐसा तो नहीं मैं इस आंख को इधर देख के मैं फोकस करूंगी और इस आंख को मैं इधर ही देखूंगी, है ना। इंसान ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन चिड़िया बिल्कुल ऐसा कर सकती है। चिड़िया क्या कर सकती है, दोनों आंख को ऐसे कर सकती है ना, इस जगह में अलग फोकस करके देखेगी, इस जगह में भी अलग फोकस करके देखेगी, है ना, दो अलग अलग जगह में वो फोकस कर सकती है। यही लाइन को इसमें बोला है, चिड़िया दोनों आंखों से अलग अलग ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकती है,
एक समय पर दोनों तरफ देख सकती है ना। एक समय पर वो दो अलग अलग, अब अलग अलग ऑब्जेक्ट पर फोकस करेगी तो अलग अलग वो देखेगी एक ही समय में, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम एक समय में एक ही तरफ ही फोकस करेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर जब वो ऐसा करती है, क्या दोनों आंख एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करेगी, तो वो ऐसा क्यों करेगी, दूरी नापने के लिए, ठीक है। जब वो दोनों आंख से एक ही को देखती है, हम क्या करते हैं, हम तो नॉर्मल देखते हैं ना, हमको किसी को भी देखना है तो दोनों दोनों आंख से एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। लेकिन जब भी वो ऐसा करती है तो वो दूरी नापने के लिए करती है कि उसको कितना दूर उड़ना है ना, या अपना उसको खाना लेना है, कहीं से खाना उठाना है, अपने बच्चे को खाना खिलाना है, कुछ भी चीज करना है, अपना काम करना है, तो दूरी नापने के लिए वो क्या करती है, दोनों आंख को एक ही चीज में। अब देखिए उसके पास इतना आंख का इतना ज्यादा ताकत है कि वो दो अलग अलग जगह देख सकती है, अलग अलग जगह फोकस कर सकती है। अब दोनों को एक साथ मिला के करेगी तो कितना पावर आएगा उसके पास, इसलिए वो दूरी को नाप सकती है ना। ऐसा हम उसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या है, पुतली घूमती नहीं है, पूरी आंखें घुमानी पड़ती है। जैसे हम क्या करते हैं, हमारा पूरा आंख कहाँ घूमता है ना, जैसे मतलब हम लोग पूरे ऐसे और ऐसे कहाँ करके देखते हैं, हम यहाँ है, हमारा आंख इधर है, लेकिन हम बहुत दूर तक ऐसे करके पूरा देख सकते हैं बिना मुंडी घुमाए, है ना, ऐसे करके पूरे सब तरफ देख सकता है। लेकिन चिड़िया ऐसे नहीं कर पाएगी, है ना। उन लोग का भी ये क्या प्लस पॉइंट है तो माइनस पॉइंट भी है उनका, कि वो पूरा आंख का पुतली को नहीं घुमा सकते, उनको पूरा अपने आंख को ही ऐसे और ऐसे करके पूरा घुमाना पड़ता है, ठीक है। ये है, यहाँ पे हम देख लिए। अब यहाँ पे देखते हैं अगला हमारा क्या है, लद्दाख। और यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये भी हमेशा पूछता है एग्जाम में, क्योंकि अभी अभी चीज ये चेंजेस हुआ है ना हमारा। पहले केंद्र शासित प्रदेश हमारा क्या था, कौन कौन से थे, दादरा दमन दीव, नगर हवेली, है ना, ये सब चीज हम पढ़ते थे ना, पौंडीचेरी, है ना, वो केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन और नए केंद्र शासित प्रदेश हमारे जुड़े हैं, कौन कौन से, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमको याद रखना है। लद्दाख जो बहुत ठंडा जगह है, जम्मू कश्मीर ये भी बहुत ठंडा जगह है ना, तो ये दोनों जुड़े हैं, इनको क्या बोलेंगे हम, नए केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, नए वाले यूनियन टेरिटरी, ठीक है, ये हमको याद रखना है। अब यहाँ पे देखना, बिहार के लोग मधुमक्खी पालन और लीची का खेती, अब ये दोनों अलग अलग लिखा था, मैं एक साथ लिख दी हूँ, ठीक है, आपको समझने में इजी होगा करके। बिहार के लोग मधुमक्खी पालन और लीची का खेती कब करते हैं, कौन से महीने तक करते हैं, अक्टूबर से दिसंबर, इसी टाइम का याद रखना है हमको, अक्टूबर से दिसंबर। मतलब हम कैसे याद रखेंगे, नवरात्रि से लेके हमारा क्रिसमस तक का, ऐसे याद रख सकते हैं हम उसको, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर मतलब नवरात्रि से लेके कहाँ तक का, क्रिसमस तक का, ऐसे हम याद रखेंगे उसको। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग क्वेश्चन पूछता है ना, कि बिहार के लोग मधुमक्खी पालन कब से कब तक करते हैं। अब आपको दूसरे कोई लोग का नहीं पूछेगा है ना, आपको किस में फोकस करना है, आपको मधुमक्खी पालन में फोकस करना है। जहां मधुमक्खी पालन आया वहां पे बिना कुछ सोचे समझे आपको डायरेक्ट टिक करना है, किसमें, अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है। जहां लीची का खेती आया वहां पे किस पे टिक करना है आपको, अक्टूबर से दिसंबर तक में, ठीक है। अब इस टाइप का मैं जो भी पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, अगर उसमें कुछ गड़बड़ होता है या जैसे थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ वर्ड का हेर फेर हो जाता है ना, थोड़ा मोड़ा, जैसे मैं अक्टूबर से दिसंबर बताई, क्योंकि अगर वो थोड़ा मोड़ा चेंज करेगा तो वहां हम देख लेंगे, लेकिन ले चेंज नहीं करेगा, है ना, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ी हूँ पूरा और इसी टाइप का ही आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना आ गया ना समझ में आपको, जो अभी मैं ये बताई हूँ पूरा वो समझ में आ गया है ना। हाँ, ठीक है। तो इसको ना आपको बार बार पढ़ना है, देखिए कि क्या होता है पता है, जैसे मैं भी एक बार तो पढ़ ली, मैं बोली अरे ये नहीं भूलूंगी ऐसा करके, लेकिन उसके बाद जब मैं टेस्ट दिलाने के लिए बैठी ना, तो उसके बाद मेरे को समझ में आया। अब यहाँ पे देखते हैं, वेलक्रो, वेलक्रो को हम याद रखते हैं, वेलक्रो, वेलक्रो एक सामान का नाम है जो क्या काम आता है, चीजें चिपकाने का काम आता है, ठीक है। वेलक्रो क्या है, एक जैसे बोन फिक्स होता है ना, फेविक्विक होता है, बोन फिक्स होता है, समझ लीजिए उसी टाइप का, उसको क्या बोलते हैं, एक वेलक्रो बोलते हैं, ठीक है। वो क्या काम आता है, चीजें चिपकाने का काम आता है, ठीक है। और इसका जो क्या बोलना चाहिए, इसका इन्वेंशन है ना, या इसकी खोज किसने की थी, जो वेलक्रो का जो है, वेलक्रो जो बनाया था वो किसने बनाया था, जॉर्ज मेस्ट्रल ने बनाया था, ठीक है। इसको याद करना हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम को एक तो पहला वेलक्रो याद रखना है, वेलक्रो क्या काम आता है, चीज चिपकाने का, कोई भी चीजें चिपकाने का काम आता है, और उसको किसने खोज किया था, इसका जॉर्ज मेस्ट्रल ने खोज किया। अब यहाँ पे देखिएगा आगे मैं क्या लिखी हूँ, भारत का संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश मतलब सेम है, चाहे संघ शासित लिखे चाहे केंद्र शासित लिखे, दोनों का एक ही मतलब है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में वहां जम्मू कश्मीर लिखा था इसलिए जम्मू कश्मीर लिखी, लद्दाख रहता इसके इसको गायब करके लद्दाख दिया रहता तो मैं उसको भी टिक करती, और दोनों एक साथ रहता तो दोनों वाले को टिक करती, ठीक है, हमको ये याद रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं, एल्यूमिनियम की खान, एल्यूमिनियम की खान मतलब सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम कौन सी जगह में मिलता है, उड़ीसा में, एल्यूमिनियम की खान
तो हमको क्या याद रखना है, एल्यूमिनियम की खान कहाँ है सबसे ज्यादा, उड़ीसा में। उड़ीसा को ही क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम की खान बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अगला वाला, अगला हमारा 16वें नंबर में मैं क्या लिखी हूँ यहाँ पे, ब्रेल लिपि मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ना। ब्रेल लिपि मतलब तो पता है, जिन लोग आंख से देख नहीं पाते हैं, है ना, वो लोग क्या करते हैं, ब्रेल लिपि का यूज करते हैं। उसमें एक शीट रहता है, शीट में छेद 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 कुछ कुछ बना हुआ रहता है ना, उभरा हुआ रहता है उसमें, तो हम उसको ऐसे छू छू के, जो देख नहीं सकता वो क्या कर सकता है, उसको टच करके छू के उसको समझता है कि ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी लिखा है ना, ऐसे उसको समझता है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रेल लिपि हमको समझ में आ गया क्या होता है, मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं, बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है, ठीक है, यह लिपि आधारित होती है। अब यहाँ पे यह लिपि आधारित होती किस पे आधारित होती, कितने बिंदुओं पे, ये हमको याद रखना है, 6 बिंदुओं पे। कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदु पे। ये हमको एकदम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये आप ऐसे याद रख सकते, जैसे हम लूडो खेलते हैं, डाइस होता है हमारा लूडो जो हम ऐसे खेलते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा नंबर किसका रहता है, 6, 6 से ज्यादा नहीं रहता है ना, सबसे ज्यादा 6 नंबर ही रहेगा, 6 डॉट ही आपको दिखेगा, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यही 6 डॉट मिला के उसमें जो भी उसको लिखना है वो यही 6 डॉट मिला के दिखेगा। जैसे यहाँ पे मैं ए और बी लिख के दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये देखिए ए, ये देखो ये 6 डॉट बना ना, 1 2 3 4 5 और ये वाला 6। अब मैं इसको ऐसे से मिला देती हूँ, है ना, ऐसे से, तो ये ए बन गया ना, ये ए बन गया। अब ऐसे ही मैं अब 6 बिंदु से अब मैं बी बी बनाऊंगी, यहाँ पे ये 3, ये जैसे जैसे ये 6 बिंदु है ना, तो फिर इसको ऐसे जोड़, फिर इसको ऐसे जोड़, है ना, ये भी 6 बिंदु, तो अब इसे क्या बन गया, सी बन गया, ऐसे जुड़ा दी, है ना। तो ये ब्रेल लिपि में इस टाइप का लिखा रहता, मतलब 6 बिंदु हमेशा रहेगा, वही 6 बिंदु से हर चीज लिखाएगा, जो भी चीज उन लोग को, बच्चे लोगों को सिखाना है ना, चाहे वो 1 2 3 4 हो, चाहे अनाराम हो, चाहे ABCD हो। ये समझ में आ गया ना आपको, यहाँ पे मैं लिख के मैं इसीलिए बताई ताकि आपको प्रैक्टिकल वे में ही आगे याद रहे, ठीक है। हाँ, तो बस इसको अब याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होएगा, क्योंकि मैं भी यहाँ कंफ्यूज हो जाती थी, 5 बिंदु आएगा क्या, लेकिन आप अब इससे हमेशा याद रखोगे, वो डाइस वाला है ना, लूडो वाला, लूडो खेलते हैं तो सबसे ज्यादा नंबर किसका रहता है, 6 नंबर रहता है, उससे ज्यादा नहीं होता है ना। तो हमको याद रखना, ब्रेल लिपि में जब भी कुछ चीज लिखाएगा तो 6 बिंदु ही रहेगा उसमें हमेशा, ऐसा हम याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, अगले वाले में आते हैं। यहाँ पे ऐसा भी पूछता है एग्जाम में, प्याज उगाने का चरण क्या है। अब हम नॉर्मल जानते हैं कि प्याज कैसे उगाते हैं, है? लेकिन जब वो चरण के हिसाब से पूछता है तब यहाँ हम गड़बड़ करते हैं। तो हमको सबसे पहले एक एक स्टेप को याद रखना है कि पहले क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद क्या है ना। तो यहाँ पे देखना, पहले चरण में क्या है, मृदा को खोद कर नरम करना। मृदा मतलब क्या होता है, मिट्टी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी को खोदेंगे और उसको नरम करेंगे, उसको हल्का करेंगे, है ना, तभी तो वो अच्छे से फिर हम उसमें पौधा को लगा पाएंगे प्याज का। अब उसके बाद क्या करना है, बीज बोना, बीज बोएंगे दूसरे नंबर में। तीसरे नंबर में क्या है, सी वाला, खरपतवार हटाना। एक्स्ट्रा जो खरपतवार मतलब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पेड़ पौधे छोटे छोटे जो उगे रहते हैं, जो वेस्ट रहते हैं, जिसका हमको नहीं उगाना, उसको उसको आसपास जहाँ हम बीज को बो रहे हैं उससे हमको हटा देंगे खरपतवार, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या हुआ, मिट्टी को खोद कर नरम करना। दूसरा क्या है, बीज बोना। तीसरा, एक्स्ट्रा जो पेड़ पौधे जो खरपतवार है उसको हटा देना उस जगह से। फिर चौथा क्या है, प्याज को उखाड़ कर निकालना। प्याज को उखाड़ कर निकाल दिए। अब उसके बाद क्या है, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटा, ठीक है। ये हमारा क्या है, पूरा प्रोसेस प्याज उगाने का चल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको कंफ्यूज नहीं होना है कैसे, मृदा को खोद कर पहले नरम किए, फिर बीज बोए। बीज बोए तो क्या समझ लीजिए आप, बीज बोए मतलब प्याज उग गया, है ना, बीज बो दिए तो प्याज को तो उगना ही है। अब यहाँ पे प्याज जब उग गया, अब जब उग जाता है तो खेत में देखोगे कुछ भी चीज, जैसे गेहूं है, धान है, कोई भी चीज हम उगाते हैं, किसान को आप देखे तो क्या करता है, वो अलग से जो खरपतवार रहता है एक्स्ट्रा, तो हमेशा छोटा छोटा पौधा उग जाता है वहां पे, तो वही एक्स्ट्रा पौधा को ही वो उखाड़ उखाड़ के फेंक देते हैं ना। तो सेम वैसे यहाँ पे आपको समझ जाना है कि प्याज उग चुका है। अब वो क्या कर रहा है, अलग से खरपतवार पौधे को हटा दिया ताकि उसको प्याज अलग से दिख जाए। फिर प्याज को उखाड़ कर निकाल लिया, जैसे ही उखाड़ के निकाला, फिर वो क्या कर रहा है, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, ठीक है। अब हो सकता है उसके आसपास में और सूखी पत्तियां, मतलब प्याज के ऊपर में भी तो उसका पत्ती रहता है ना, प्याज पत्ती हम खाते हैं, प्याज पत्ती का सब्जी, तो उस प्याज के बड़े होते तक हो सकता है उसका पत्ती सूख जाता होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे प्याज उगाने का बोला है, तो हमको प्याज का वो फल चाहिए, है ना। तो क्या करेगा, वो ऊपर का सूखी पत्ती को हटा देगा, ठीक है। तो हमको ऐसे उसको याद रखना है, इसका प्रोसेस, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन, मतलब अगला जो है हमारा 18वें नंबर का ये है, शीत मरुस्थल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है एग्जाम में, है ना। शीत मरुस्थल मतलब, शीत से आप क्या समझते हैं, ठंडा,
ठंडा। और मरुस्थल से मतलब क्या समझते हैं, रेगिस्तान, रेगिस्तान को ही तो मरुस्थल बोलते हैं ना। लेकिन रेगिस्तान से हमारे दिमाग में क्या आता है, गर्म, गर्म जगह, जैसे कि हम राजस्थान को याद कर सकते हैं, है ना। राजस्थान में क्या, कौन सा जगह है, जैसलमेर है। जैसलमेर में क्या है, ऐसी मरुस्थल है ना वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारा मरुस्थल है, वैसे वो हमेशा गर्म रहता है वो जगह। लेकिन हम उसको किससे जानेंगे, जैसे हमको यहाँ पे ठंडा मरुस्थल बोला, तो ठंडे मरुस्थल को क्या बोलते हैं, कौन सा जगह है वो, लेह, या उसको क्या बोल सकते हो, लद्दाख, ठीक है, लेह लद्दाख। ऐसा हमको याद रखना है। हमेशा वो मरुस्थल तो पूछेगा ही नहीं आपको, आपको हमेशा क्या पूछेगा, ठंडा मरुस्थल, ठीक है। ये पूरे हमारे ईवीएस सब्जेक्ट में आपको ठंडा मरुस्थल पूछेगा तो आपको क्या बोलना है, लेह लद्दाख। यहाँ जम्मू कश्मीर नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना है, लेह लद्दाख, कंफ्यूज नहीं होना है। लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्या था, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे भी मैं यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए संघ शासित, दोबारा रिपीट हुआ है ना ये वाला। हाँ हाँ, केंद्र शासित प्रदेश जो है ना, यहाँ पे जो संघ शासित या केंद्र शासित, उसमें हमको याद रखना जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना, लेह लद्दाख। लेकिन जहाँ शीत मरुस्थल या ठंडा मरुस्थल, यहाँ साइड में आप ठंडा मरुस्थल भी लिख सकते हो, है ना, या ब्रैकेट में अलग से करके आपने याद के लिए यहाँ ठंडा लिख दो नीचे में, ठंडा मरुस्थल, है ना। शीत मतलब ठंडा मरुस्थल, वो क्या है, वो सिर्फ लेह लद्दाख होगा, वो जम्मू कश्मीर नहीं होगा, है ना। हम ऐसे अंदर करके पढ़ेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे से याद। का क्लास यही ओवर करते हैं हम, कल इसके आगे का और बहुत सारे अभी ईवीएस में, इसके आगे का भी मैं आपको ऐसी की पॉइंट्स उसको पढ़ाते जाऊँ।